चलिए हम लोग ब्रिटिश के विषय में पढ़ रहे थे और कल 1611 ईस्वी तक की घटनाएं पढ़े थे। लास्ट में हमने आपको बताया था अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री 1608 ईस्वी में सूरत में स्थापित किया। उस समय मुगल बादशाह जहांगीर थे। इसके बाद हमने आपको नोट करवाया था कि अंग्रेजों ने भारत में अपनी दूसरी फैक्ट्री 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित किया। उसके आगे की घटनाएं पहले देखिए। 1632 ईस्वी में इस व्यापारिक कंपनी को गोल्डन फरमान प्राप्त हुआ। गोल्डन फरमान फरमान मीन्स आदेश होता है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि गोल्डन फरमान किसे प्राप्त हुआ था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। कब प्राप्त हुआ था? 1632 ईस्वी में। किसने ये फरमान जारी किया था? तो गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला खान ने। इस फरमान में क्या कहा गया था? कहा गया था कि 500 पैगोडा, पैगोडा सिक्का किसने चलाया था? डचों ने। 500 पैगोडा वार्षिक शुल्क के बदले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों पर करमुक्त व्यापार कर सकेगी। यह इतना महत्वपूर्ण फरमान था कि इसे गोल्डन फरमान कहा जाता। ठीक है। अगली महत्वपूर्ण घटना घटित होती है 1639 ईस्वी में। इस कंपनी के एक अधिकारी थे फ्रांसिस डे। क्या नाम था? फ्रांसिस डे। इन्होंने वर्तमान समय के चेन्नई, उसे मद्रास कहा जाता था, इसे पट्टे पर लिया, लीज पर प्राप्त किया और उसी भूमि पर फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक नगर स्थापित किया। उसी को आज हम चेन्नई कहते हैं। ये भारत में अंग्रेजों की पहली बस्ती थी, इसीलिए इसे व्हाइट टाउन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? व्हाइट टाउन कहा जाता था। आपसे प्रश्न पूछा जाता है फोर्ट सेंट जॉर्ज भारत के किस राज्य में है? वर्तमान तमिलनाडु। उसी को पहले मद्रास, आज चेन्नई कहा जाता है। ठीक है। इन लोगों ने बंगाल की अपनी पहली फैक्ट्री 1651 ईस्वी में हुगली में स्थापित किया था और इसे स्थापित करने का श्रेय ब्रिजमैन को जाता है। ब्रिजमैन नाम का अधिकारी था। ठीक। 1661 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय, क्या नाम था? चार्ल्स द्वितीय, इनका विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। किसके साथ? कैथरीन के साथ हुआ था। पुर्तगालियों ने इन्हें दहेज में बंबई द्वीप दिया। और ब्रिटिश सम्राट ने 1662 ईस्वी में इस बंबई द्वीप को
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर दे दिए। अब कंपनी का इस पर अधिकार हो गया। कंपनी ने 1687 ईस्वी में इस बंबई द्वीप को अपना मुख्य व्यापारिक केंद्र बनाया। ठीक। एक अंग्रेज अधिकारी था जॉब चार्नॉक। क्या नाम था? जॉब चार्नॉक। इसने 1698 ईस्वी में बंगाल में 1200 रुपए में 3 गांव की जमींदारी खरीदा। 3 गांव। तीनों का नाम था सूतानाती, कालिकाता और गोविंदपुर। इसी जमीन पर एक नगर स्थापित किया और उसका नाम रखा फोर्ट विलियम। इसी को आज हम कोलकाता नगर कहते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाता है, कोलकाता नगर का संस्थापक कौन था? जॉब चार्नॉक। कब स्थापना किया? 1698 ईस्वी में। इन 3 गांवों की भूमि के ऊपर यह नगर स्थापित किया गया था। सूतानाती, गोविंदपुर, कालिकाता। 1700 ईस्वी में इस फोर्ट विलियम को प्रथम प्रेसिडेंसी नगर बनाया गया और सर चार्ल्स आयर यहां का प्रथम प्रेसिडेंट था। सर चार्ल्स आयर। एक ब्रिटिश सम्राट, मुगल बादशाह हुए फर्रुखसियर। उन्होंने 1717 ईस्वी में एक फरमान जारी किया। किसके नाम? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उसमें क्या कहा गया था? उसमें कहा गया था कि 3000 रुपए वार्षिक शुल्क के बदले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में कर मुक्त व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त करती है। यानी बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अतिरिक्त कोई अन्य व्यापारिक कंपनी या व्यापारी अंग्रेजों की अनुमति के बिना व्यापार नहीं कर सकता था। ये महत्वपूर्ण फरमान इतना अधिक था कि इसे इतिहासकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहते हैं। कैसे? आगे इस पर चर्चा की जाएगी। ठीक है। इतनी बातें यदि आप नोट कर लेंगे तो ब्रिटिश से संदर्भित आपके सारे प्रश्न सही हो। तो कल जितना आप लोग नोट किए थे उसके आगे नोट करिए। बोलें। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला खान ने गोल्डन फरमान जारी किया। गोल्डन फरमान जारी किया जिसके तहत 500 पैगोडा 500 पैगोडा वार्षिक शुल्क के बदले
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों पर कर मुक्त व्यापार का अधिकार। फिर से सुनिए। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला खां ने गोल्डन फरमान जारी किया, जिसके तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों पर कर मुक्त व्यापार का अधिकार मिला। अगला फैक्ट। 1639 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी फ्रांसिस डे ने मद्रास को पट्टे पर लिया। तथा उस भूमि पर फोर्ट सेंट जॉर्ज फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक नगर स्थापित किया। अगला फैक्ट। फोर्ट सेंट जॉर्ज को व्हाइट टाउन व्हाइट टाउन कहा जाता था। अगला फैक्ट। अंग्रेजों ने बंगाल की अपनी पहली फैक्ट्री 1651 ईस्वी में हुगली में ब्रिजमैन के नेतृत्व में स्थापित किया। अगला फैक्ट। 1661 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह
पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। कैथरीन के साथ हुआ। दहेज में बंबई द्वीप मिला। दहेज में बंबई द्वीप मिला। अगला फैक्ट, द्वीप मिला या बंबई एक द्वीप है ना। अगला फैक्ट, 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने बंबई द्वीप को £10 वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। को दे दिया। अगला फैक्ट, 1687 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई को अपना मुख्य व्यापारिक केंद्र बनाया। अगला फैक्ट, अंग्रेज अधिकारी जब चारनौक ने, यहां से देख के लिखें, जब चारनौक ने 1200 रुपए में बंगाल में तीन गांवों ब्रैकेट में तीनों गांवों का नाम सूतानाती, कालिकाता, गोविंदपुर, ब्रैकेट बंद, की जमींदारी खरीदा। की जमींदारी खरीदा। तथा उस भूमि पर फोर्ट विलियम नामक नगर स्थापित किया। जिसे आज जिसे आज कोलकाता कहा जाता है।
अगला फैक्ट, 1700 ईस्वी में फोर्ट विलियम को प्रथम प्रेसिडेंसी नगर बनाया गया। प्रथम प्रेसिडेंसी नगर बनाया गया। अगला फैक्ट, फोर्ट विलियम का प्रथम प्रेसिडेंट, फोर्ट विलियम का प्रथम प्रेसिडेंट सर चार्ल्स आयर था। आयर। अगला फैक्ट, 1717 ईस्वी में मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने एक फरमान जारी किया, जिसके तहत 3000 रुपए वार्षिक शुल्क के बदले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में कर मुक्त व्यापार का एकाधिकार प्राप्त हुआ। अगला फैक्ट, इतिहासकार और ने 1717 ईस्वी के फरमान को 1717 ईस्वी के फरमान को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा है। मैग्ना कार्टा का अर्थ होता है महाअधिकार पत्र। इस पर कल की क्लास में चर्चा होगी, हम आपको बताएंगे। ठीक, ब्रिटिश में इतना ही लिखवाना था अभी। ठीक,
अब आप हेडिंग डालेंगे डेन। डेन के विषय में आपको सिर्फ 4 बातें लिखवानी है। डायरेक्ट उसे लिखवाऊंगा, उसमें समझाने जैसा कुछ नहीं। ठीक है, फिर आगे फ्रांसीसी हम आपको समझाएंगे। लिखिए डायरेक्ट। डेनमार्क की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में हुई। 1616। अगला है, इन्होंने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री इन्होंने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री 1620 ईस्वी में तमिलनाडु के ट्रैंकोबार नामक स्थान पर स्थापित किया। अगला फैक्ट, इन्होंने बंगाल की अपनी पहली फैक्ट्री 1676 ईस्वी में सीरमपुर नामक स्थान पर स्थापित किया। अगला है, इन्होंने 1745 में अपने सभी व्यापारिक केंद्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच दिया तथा भारत से चले गए। ठीक है, फ्रांसीसी। देखो भैया, फ्रांस के एक सम्राट हुए लुई 14, लुई 14वां।
इसके वित्त मंत्री थे कोलबर्ट। इन्होंने अपने सम्राट को सलाह दिया कि जैसे सभी यूरोपीय देश व्यापारिक कंपनियां स्थापित करके पूर्वी देशों के साथ व्यापार कर रहे हैं, ऐसे हमको भी व्यापारिक कंपनी स्थापित करना चाहिए तथा पूर्वी देशों के साथ व्यापार करना चाहिए। इसी सलाह पर 1664 ईस्वी में इन्होंने एक व्यापारिक कंपनी स्थापित किया जिसका नाम था कंपनी डेस इंडसे ओरिएंटलस। इसका भी अर्थ वही है कि भारत तथा पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने वाली कंपनी। बस भेद इतना है कि ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। ठीक, यह एक सरकारी व्यापारिक कंपनी थी। दैट मीन्स इस कंपनी की स्थापना, इसके अधिकारी कर्मचारी जो भी थे, सारा खर्च सम्राट के राजकोष से किया गया। इन लोगों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री 1668 ईस्वी में सूरत में स्थापित किया, जहां अंग्रेजों ने स्थापित किया। इन्होंने भारत में अपनी दूसरी फैक्ट्री 1669 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित किया। यही तो अंग्रेजों ने भी स्थापित किया था। 1673 ईस्वी में इस कंपनी का डायरेक्टर था, निदेशक फ्रांसिस मार्टिन। क्या नाम था? फ्रांसिस मार्टिन। भारत में एक रियासत थी बलिकोंडापुरम, उसके सूबेदार थे शेर खान लोदी। उनसे इसने परदुचुरी नामक एक गांव प्राप्त किया। उसी जमीन पर फोर्ट लुई नामक नगर स्थापित किया। उसी को आज हम पांडिचेरी नगर कहते हैं। पांडिचेरी 1701 ईस्वी में इन लोगों ने पांडिचेरी को अपनी राजधानी बनाई। फ्रांसीसियों ने बंगाल की अपनी पहली फैक्ट्री चंद्रनगर में स्थापित किया था। कहां स्थापित किया था? चंद्रनगर में। ब्रिटेन और फ्रांस आपस में शत्रु राष्ट्र थे। ठीक है। ब्रिटेन तत्कालीन विश्व की सर्वोच्च शक्ति था। फ्रांस दूसरे नंबर की सर्वोच्च शक्ति था। दोनों साम्राज्यवादी थे। दोनों अपने अपने उपनिवेश पूरी दुनिया में स्थापित करना चाहते थे। फ्रांस लगातार इस बात के लिए प्रयत्नशील था कि ब्रिटेन को नंबर 1 से पछाड़कर नंबर 2 कर दिया जाए और हम नंबर 2 से नंबर 1 पर पहुंच जाए।
तो पूरे विश्व में, विशेषकर यूरोप में, जैसे ही किसी देश में किन्हीं दो पक्षों के बीच विवाद खड़ा होता था तो एक पक्ष का समर्थन ब्रिटेन तो दूसरे पक्ष का समर्थन फ्रांस कर देते थे, इस आशा में कि यदि मेरा पक्ष विजयी हुआ तो उस देश पर मेरा प्रभुत्व, मेरा प्रभाव, मेरा वर्चस्व स्थापित हो जाए। ब्रिटेन और फ्रांस के नागरिकों में राष्ट्रवाद की भावना इतना कूट कूट कर भरी थी कि जैसे ही ब्रिटेन और फ्रांस आपस में लड़ते थे, इनके नागरिक पूरी दुनिया में जहां रहते थे आपस में लड़ जाते थे। वैसे ही जैसे आजकल कुछ राजनीतिक दलों के समर्थक होते हैं, जैसे ही छोटी मोटी बातें हुई तो समर्थक आपस में लड़ जाते। ऐसे ही ब्रिटिश और फ्रांसीसी नागरिक थे, इनमें राष्ट्रवाद की भावना इतनी गहरी थी कि ब्रिटेन और फ्रांस पूरी दुनिया में चाहे जहां लड़ें, इनके नागरिक जहां जहां रहते थे आपस में लड़ जाते थे। तो ऐसा ही भारत में एक युद्ध हुआ जिसका नाम है कर्नाटक का युद्ध। कर्नाटक का युद्ध। किसी युद्ध का नामकरण उस स्थान के नाम पर किया जाता है जहां वह युद्ध लड़ा जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है, कर्नाटक का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? तो कर्नाटक का युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी के मध्य भारत में लड़ा गया था। कर्नाटक का 3 युद्ध हुआ। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749 से 54, कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758 से 63। इनमें से किसी भी युद्ध का कारण भारत में नहीं था, यूरोप में था। यदि हम कर्नाटक के प्रथम युद्ध की बात करें तो इसका कारण था ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध। ऑस्ट्रिया यूरोप का देश था और ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध एला सापेल की संधि के तहत समाप्त हुआ तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध भी समाप्त हो गया। ऐसे ही कर्नाटक के तृतीय युद्ध का कारण था सप्तवर्षीय युद्ध, 7 ईयर्स वॉर। 1756 से 63 तक ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य लड़ा गया। उसी युद्ध के कारण कर्नाटक का तृतीय युद्ध हुआ। कर्नाटक के तृतीय युद्ध में कई लड़ाइयां लड़ी गईं, लेकिन उनमें से एक लड़ाई थी वांडीवास का युद्ध। नाम सुने होंगे, वांडीवास का युद्ध। यह युद्ध 22 जनवरी 1760 ईस्वी को लड़ा गया था। यह युद्ध निर्णायक सिद्ध हुआ और इस युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रांसीसियों को पराजित करके उनके भारत में जितने भू क्षेत्र थे सब पर अधिकार कर लिया। फ्रांसीसियों को बंदी बना लिया
ये सप्तवर्षीय युद्ध 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ। तो कर्नाटक का तृतीय युद्ध भी समाप्त हो गया। अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को उनके भारतीय भूक्षेत्र वापस कर दिए, लेकिन शर्त लगाई गई थी कि फ्रांसीसी भारत में सिर्फ व्यापार करेंगे, साम्राज्य विस्तार नहीं। अगर साम्राज्य विस्तार करने का प्रयास किए, यही वांडीवास पुनः रिपीट कर दिया जाएगा। हाँ, बड़ा दुखद था। इस संधि को स्वीकार कर लेने के बाद फ्रांसीसियों का भारत में साम्राज्य स्थापित करने का सपना चूर हो गया और अंग्रेजों का भारत में साम्राज्य स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त हो गया। हाँ, तो यही कुछ बातें लिखिए, टॉपिक समाप्त हो जाएगा। बोलें। फ्रांस के सम्राट लुई 14 के वित्त मंत्री कोलबर्ट ने भारत तथा पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए सोलह सौ 64 ईस्वी में इन्वर्टेड कामा में कंपनी डेस इंडसे ओरिएंटलस, कंपनी डेस इंडसे ओरिएंटलस नामक व्यापारिक कंपनी स्थापित किया। नामक व्यापारिक कंपनी स्थापित किया। अगला फैक्ट, यह एक कंपनी स्थापित किया। अगला फैक्ट, यह एक सरकारी व्यापारिक कंपनी थी। यह एक सरकारी व्यापारिक कंपनी थी। अगला फैक्ट, फ्रांसीसियों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री सोलह सौ 68 ईस्वी में सूरत में स्थापित। अगला फैक्ट, भारत में दूसरी फैक्ट्री
1669 ईस्वी में मसूलीपट्टम में स्थापित किया। अगला फैक्ट, फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक फ्रांसिस मार्टिन ने सोलह सौ 73 ईस्वी में बालिकोंडापुरम के सूबेदार शेर खां लोदी से, मैं फिर से बोल देता हूं, फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक फ्रांसिस मार्टिन ने 1673 ईस्वी में बालिकोंडापुरम के सूबेदार शेर खां लोदी से पारदोचुरी नामक एक गांव प्राप्त किया। तथा उस भूमि पर फोर्ट लुई नामक नगर स्थापित किया। जिसे आज पांडिचेरी कहा जाता है। अगला फैक्ट, फ्रांसीसियों ने सत्रह सौ एक ईस्वी में पांडिचेरी को राजधानी बनाया। अगला फैक्ट, फ्रांसीसियों ने बंगाल की अपनी पहली फैक्ट्री 1690-92 ईस्वी के दौरान चंद्रनगर में स्थापित किया। में स्थापित किया। अगला फैक्ट,
कर्नाटक का युद्ध कर्नाटक का युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तथा फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी के मध्य भारत में लड़ा गया। अगला फैक्ट, कर्नाटक का 3 युद्ध हुआ। कर्नाटक का 3 युद्ध हुआ। डैश नई लाइन से, कर्नाटक का प्रथम युद्ध सत्रह सौ 46 से 48, फिर नई लाइन से, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749 से 54, फिर नई लाइन से, कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758 से 63। अगला फैक्ट, कर्नाटक के तृतीय युद्ध का कारण ब्रिटेन तथा फ्रांस मध्य होने वाला सप्तवर्षीय युद्ध, ब्रैकेट में समय, सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 63 था। पूर्ण विराम। अगला फैक्ट, कर्नाटक के तृतीय युद्ध में कई लड़ाइयां लड़ी गईं। जिनमें से वांडीवास का युद्ध निर्णायक सिद्ध हो। अगला फैक्ट, निर्णायक सिद्ध हुआ। अगला फैक्ट, वांडीवास का युद्ध 22 जनवरी
ईस्वी को हुआ। 22 जनवरी 1760 ईस्वी को हुआ। इस युद्ध में सर आयरकोट के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना ने काउंट लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को पराजित करके फ्रांसीसियों के अधिकार वाले सभी भारतीय भूक्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। सभी भारतीय भूक्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछा जाता है, वांडीवास के युद्ध में ब्रिटिश सेनापति कौन था? आयरकोट। वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी सेनापति कौन था? काउंट लाली। अगला फैक्ट, 1763 ईस्वी में ब्रिटेन तथा फ्रांस के मध्य पेरिस की संधि हुई। 1763 ईस्वी में ब्रिटेन तथा फ्रांस के मध्य पेरिस की संधि हुई, जिसके तहत डैश नंबर 1, जिसके तहत डैश नंबर 1 सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त हुआ। सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त हुआ। नंबर 2, कर्नाटक का तृतीय युद्ध समाप्त हुआ। नंबर 3, अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को उनके सभी भारतीय भूक्षेत्र वापस कर दिए, लेकिन
शर्त यह थी कि फ्रांसीसी भारत में सिर्फ व्यापार करेंगे, कामा साम्राज्य विस्तार नहीं। साम्राज्य विस्तार नहीं। ठीक है। कभी कभी कर्नाटक के प्रथम युद्ध का भी कारण पूछा जाता है, उसको भी नीचे एक लाइन में लिखिए। कर्नाटक के प्रथम युद्ध का कारण ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध था। कर्नाटक के प्रथम युद्ध का कारण ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध था तथा यह युद्ध एलासापियल एलासापियल की संधि के तहत समाप्त हुआ था। ठीक है, इसे इरेज कर दें, इरेज कर दें। पहला टॉपिक आपका समाप्त हो गया। ठीक है, कल हमारा टॉपिक होगा दूसरा, बंगाल पर ब्रिटिश नियंत्रण। कल इस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहले टॉपिक में यदि आपको कहीं कोई समस्या है, कुछ भी समझ में नहीं आया, तो आप मुझसे कल उस पर क्वेश्चन कर सकते हैं। इस टॉपिक को आप लोग थोड़ा बहुत पढ़कर आएंगे, बाकी तो मैं पूरा करवा ही दूंगा। ठीक है। हाँ, इतिहास को जब तक आप क्रोनोलॉजिकल स्टडी नहीं करेंगे, क्रमबद्ध अध्ययन नहीं करेंगे, इतिहास टिकेगा नहीं। उसे क्रमबद्धता में पढ़िए और बार बार विगत परीक्षाओं में या कोई मॉडल पेपर हो, जो भी प्रश्न आए हैं उसे आप हल करें। इतिहास विषय तैयार करने का यही एकमात्र तरीका है। क्रोनोलॉजिकल स्टडी कीजिए, मॉडल पेपर प्रॉब्लम सीट बार बार सॉल्व कीजिए। जब तक ये दोनों कार्य नहीं करेंगे, इतिहास विषय तैयार नहीं। प्रॉब्लम सीट सॉल्व करना प्राथमिकता है, बिना उसे सॉल्व किए इतिहास विषय टिकेगा नहीं। ठीक है, चलिए कल 4 बजे फिर से मिलते हैं।
तब तक के लिए थैंक यू।